हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयश्री क्लासेस विद पवन सर। कैसे हो? होप सो बहुत अच्छे होंगे पहले की तरह ही। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। देखिए, बात करते हैं वर्क और एनर्जी। एनर्जी होगी तो वर्क होगा, सीधी सी बात। और वर्क तभी कर सकते जब आप में कुछ एनर्जी हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो मैं कोई गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी बाइक को चलाना चाह रहा हूँ, तो जब तक इसमें पेट्रोल नहीं डालूंगा तो ये चलने से रही। यानी कि ये वर्क तभी करेगी जब इसको एनर्जी मिलेगी। लुक लाइक एज अ ह्यूमन बॉडी, हम कुछ खाएंगे, कुछ एनर्जी मिलेगी बॉडी के अंदर, कुछ देंगे, तभी तो हम काम कर पाएंगे, वरना फ्लैट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लेते हैं वर्क। यानी कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट तो रखते हैं। ये हमने देखा कि वर्क तभी हो सकता है जब मेरे पास कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, अब एक सिंगल लाइन में वर्क को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वर्क होता क्या है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज प्रोड्यूस। यानी कि काम तभी होगा जब फोर्स अप्लाई हो। जैसे मैं कुछ लिख रहा था तो कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, मैंने अपने हाथ को उठाया, मार्कर को उठाया, तब कुछ लिखा, तो कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तभी तो कुछ वर्क हुआ, तभी तो ये लिख पाया, है ना। तो वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक भी पुश करना है तो कुछ फोर्स लगाऊंगा जिससे वो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर जाए। इसका मतलब वर्क तभी होगा जब कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक इंजन है, पूरी ट्रेन को खींच रहा है, तो ये इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, बहुत फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये पूरी ट्रेन चल रही है। तो इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वर्क हो रहा है। माल आपका एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, पैसेंजर्स आपके एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और जैसे हॉर्स कार्ट है। हॉर्स कार्ट में देखो पीछे इतना सारा हमने लगेज रख दिया। अब ये हॉर्स फोर्स लगाएगा, ताकत लगाएगा बहुत सारी, तब जाकर के वो कार्ट का खींच पाएगा। यानी कि वो काम कब कर पाएगा? जब फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तभी। तो वर्क कब हो सकता है? जब फोर्स अप्लाई किया जाए। तो क्लियर है एवरीवन? बस क्लियरली वर्क किस पर डिपेंड करने लगा? अब सीधे सीधे फोर्स पर। और फोर्स कब अप्लाई हो सकता है? जब एनर्जी होगी। शरीर में एनर्जी नहीं है तो फोर्स कहां से लगेगी? या गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो कहां से होगा? बल्ब तब काम करेगा जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही होगी। यानी कि एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी काम हो सकता है। तो एक बात तो क्लियर होती है कि वर्क हमारा एनर्जी रिलेटेड करता है, एनर्जी से फोर्स आएगा तो काम हो जाएगा। क्लियर? यहां से एक चीज निकल के आती है, कोरिलेशन की बात हो गई। वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के। वर्क कितना कर पाओगे आप? कितना वर्क हो सकता है? जितनी आपके पास एनर्जी होगी। यानी कि जितनी एनर्जी उतना वर्क। तो वर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैं एनर्जी कह सकता हूं। एक बात तो यहां आके क्लियर होगी। यानी कि चैप्टर का मेन जो आपका कंसेप्ट ऑफ हेडिंग है वो यहां क्लियर होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्क डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। वर्क डिपेंड किस पर करता है? दो फैक्टर्स पर। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स कितना लगाया जा रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई कर पाएंगे उतनी ज्यादा हम वर्क कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो वर्क पहला फैक्टर तो डिपेंड करता है फोर्स पर। ठीक है, सेकंड फैक्टर डिपेंड करता है डिस्टेंस थ्रू विच बॉडी मूव्स। आपकी बॉडी ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है या कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। एक एग्जांपल बेस समझते हैं। जैसे वर्क आपका किस किस पर डिपेंड कर रहा? वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ फोर्स के। जितना ज्यादा आपका फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा वर्क होगा। सेकंड, वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के। डिस्टेंस को मैं एस लिख देता हूं तो क्लियरली मेरा वर्क का फॉर्मूला निकलता है एफ इंटू एस। यानी वर्क क्या है? फोर्स के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसकी यूनिट्स की बात करें। देखो, हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है, तो वर्क को भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होगी। पहले तो एक काम करते हैं, इसी से बना के देखते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फोर्स हमने जानते हैं न्यूटन बाबा के देन है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और डिस्टेंस यहां से यहां तक की कोई भी डिस्टेंस होगी तो इसे मैं मीटर में काउंट करूंगा। तो वर्क की यूनिट कह दे में तो ये बन गई कि न्यूटन मीटर। बट ऐसा यूनिट की बात करें तो भाई ये एक साइंटिस्ट द्वारा खोज की गई थी। वर्क को पूरा
हाँ, वर्क की पूरी एक्सप्लेनेशन एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी तो उन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया, तो इसे हम जूल बोलते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो यानी कि ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, या डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं इसके बराबर होगी। न्यूटन मीटर किसके बराबर हो गया? जूल के। यानी कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। क्लियर? वर्क दो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि फॉर्मूला तो हमारा क्लियरली यही था, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। अब बात करते हैं वर्क कब नहीं हो सकता। देखिए, दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें वर्क हो ही नहीं सकता। पहली कंडीशन की बात करता हूं, मान लो फोर्स मैंने 100 न्यूटन लगा दिया, फोर्स को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया, इतना ज्यादा प्रोड्यूस किया, लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल नहीं हुई, 0, तो आंसर विल बी 0। तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल बेस समझते हैं, जैसे मान लो इस बोर्ड को ही मैं बहुत धक्का दूं, बहुत पुश करूं, तो क्या ये दीवार खिसक जाएगी? नहीं। हम सब मिलकर के इस दीवार को धक्का दें, चाहे कितना भी न्यूटन का फोर्स लगाएं, ये दीवार अगर नहीं खिसकी, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो क्लियरली मेरा वर्क क्या होगा? 0। आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन ये एक आती है, अगर फोर्स 0 हो, यानी F की वैल्यू 0 कर दूं, फोर्स तो हमने लगाया ही नहीं, फिर भी बॉडी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, मान लो 10 मीटर या 50 मीटर सरक गया, तो उस कंडीशन में भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि फोर्स आपके द्वारा प्रोड्यूस नहीं है, तो वर्क नहीं होगा। क्लियर? यानी कि सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्टेंस, दोनों के प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं, यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं कैसे भी करके आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये होप से यहां तक क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं आगे। ये जितना भी वर्क था, ये हॉरिजॉन्टली वर्क था, यानी कि मैं एक सरफेस पर कैसे काम कर रहा हूं, ये पूरा हॉरिजॉन्टली वर्क था। यानी कि एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो कुछ फोर्स अप्लाई करने पर ये ऑब्जेक्ट कुछ मूव कर गया, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस s कवर कर ली, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं F इंटू एस को वर्क बोल रहा हूं, तो ये वर्क तो हॉरिजॉन्टली हो गया। अब एक दूसरा वर्क की बात करते हैं। अब बात करके चलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मैंने हॉरिजॉन्टल वर्क आपको पूरा क्लियरली समझा दिया। अब अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी ये बात तो फैक्ट है कि ग्रेविटी कहां काम करती है? नीचे की तरफ, और अगेंस्ट में काम करना है तो यानी ऊपर जाना शुरू कर दो। जैसे स्टेयर्स पर चढ़ता हुआ कोई व्यक्ति, लिफ्ट में जाते हुए, या मैं जमीन से कोई चीज उठा के ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी वर्क करना। तो उस कंडीशन में वर्क क्या होता है? देखो, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क, मान लो मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा रहा हूं, तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा रहा हूं, तो मैं फोर्स कितना लगाऊंगा? जितना मुझे में वजन है उतना ही तो फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को ही उठाना, किसी और को नहीं। तो फोर्स कितना लगाया जा रहा है? मेरे वेट के बराबर। हम ये क्लियरली जानते हैं, W इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इंटू एस। अब ये मैंने आपको बताया। यहां फोर्स कितना लगेगा? फोर्स उतना ही लगेगा जितना वेट होगा। और व्यक्ति का वेट कितना होता है? mg। उसका मास और ग्रेविटी से प्रोडक्ट कर दो तो उसका वेट आ जाता है, यानी फोर्स की वैल्यू तो ये आ गई, mg। अब बात करते हैं वो वर्टिकल चढ़ता कितना, यानी कि अगर मैं मान के चलूं वो व्यक्ति ऐसे स्टेयर्स पर चढ़ता जा रहा है, तो वर्टिकल हाइट, यानी कि यहां से चढ़ना शुरू हुआ, यहां तक पहुंच गया, तो वर्टिकल वो कितना ऊपर चला गया, ये उसकी हाइट होगी। तो मेरे लिए तो फिलहाल डिस्टेंस यही कहलाएगी, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली काम कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल में हाइट कहलाता है, यानी डिस्टेंस कितना हो गई? h। तो उस कंडीशन पे वर्क हो जाता है mgh, यानी अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करके चलो कभी भी, तो वर्क होगा आपका mgh। ऐसा यूनिट वर्क की किसी भी कंडीशन पे ले लो, चाहे हॉरिजॉन्टली ले लो चाहे वर्टिकली ले लो, एक ही रहती है, जूल। क्लियर? तो यानी ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? जूल। और मैंने अभी आपको बताया था 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। वर्क की दो चीज समझ में आई, एक फेवर और एक तो हॉरिजॉन्टली वर्क, और एक अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करके चलूं तो जैसे ये लिफ्ट आपको दिखाई दे रही है, ये अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी, हालांकि उतर के आएगी तो फेवर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन मैं तो सिर्फ अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। एक पर्सन स्टेयर्स से ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि इस कंडीशन पे भी ये वर्क अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर की तरफ मूव किया जा रहा है, तब भी अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी वर्क है। ये एग्जांपल्स हो जाते हैं वर्क के। और वैसे वर्क में हम लोग देखते हैं, कभी हिल क्लाइंबिंग की हो तब भी अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे अगर टॉप फ्लोर पर जाना हो तब भी अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। जिस कंडीशन में भी आप ग्रेविटी से हट करके काम कर रहे हो, उस कंडीशन पे फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। क्लियर? अब तीसरे वर्क की बात करते हैं।
दो टाइप के वर्क समझे। फर्स्ट टाइप का वर्क में आपने W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस आइडेंटिटी यानी ये फॉर्मूले का यूज किया। सेकंड टाइप के वर्क में आपने निकाल लिया W इज इक्वल्स टू एम जी एच। तीसरे तरह का वर्क समझ लेते हैं, वो भी बड़ा आसान होता है। देखिए, वर्क डन अप्लाइड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली। एक्टिंग ऑब्लिक्यूली का मतलब क्या होता है? देखिए, इतना समझिए कि आपका फोर्स कहीं अप्लाई हो रहा हो और बॉडी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहीं और होना शुरू हो जाए, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा, उसे ऑब्लिक्यूली सिचुएशन कहते हैं। एग्जांपल बेस समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे छोटे बच्चे देखे वो छोटी सी गाड़ी लेंगे, उसमें रस्सी बांध लेंगे और ये खींचना शुरू कर देते हैं। लुक लाइक ऐसे खींचते हैं, कुछ और मान लेंगे। घर में तो रखी बॉटल जाने क्या क्या बांध के घूमते हैं, वो धागे से बांध लिए, रस्सी से बांध, वो खिसकाना उनको बच्चे की हैबिट है। तो उस कंडीशन को देखिए, बच्चा धागा बांध के फोर्स अप्लाई करता है इस कंडीशन पे, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट को वो खींच रहा है वो ऑब्जेक्ट जाता किधर है? इधर। ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स ऐसे अप्लाई किया जा रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो जाए, उसे बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ऑब्लिक्यूली। क्लियर? उसे बोलते हैं वर्क डन, वो भी किस सिचुएशन वाला? ऑब्लिक्यूली सिचुएशन। चलिए इसे समझते हैं आगे। इस कंडीशन पर देखिए, वर्क का फॉर्मूला हो तो वही होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। बस यहां एक एंगल आ जाता है, तो एंगल को लेते हैं हम कोसाइन में, यानी इंटू कॉस थीटा, यानी कि W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ये क्या नया बवाल, 9th के सिलेबस में तो कॉस होता ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया? और ये कॉस होता क्या है? देखिए, ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुल टोटल 6 होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। हालांकि 9th सिलेबस में कोई टिग्नोमेट्री है नहीं है अभी, तो अभी आपको देख के कुछ नया वर्ड लग रहा होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, कॉस एक एंगल बिहाव लिया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। कोसाइन जैसे हम लेट करते हैं ना, जैसे मैं मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपये हैं, उसने इतने खर्च कर दिए, तो आपने इतने की जगह क्या लगा दिया? लेट एक्स। ऐसी एंगल बिहाव जो लेट वैल्यू होती है वो कॉस में, साइन में, इनमें ली जाती है। ये अब टिग्नोमेट्री समझने के लिए 10th में आना पड़ेगा आपको। फिलहाल इतना समझ के चलिए, ये वैल्यू आपको फिलहाल या तो मिलेगी और नहीं मिलेगी तो कुछ एंगल्स होते हैं टिग्नोमेट्री में, वो एंगल्स आप नोट कर लीजिए। यहीं लिख दे रहा हूं मैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स को आप बस नोट कर लीजिए। अगर आते हैं तो मोस्टली इन्हीं में से आता है, और इनकी वैल्यू या तो आपको गिवन मिलेगी और नहीं मिलती है तो इन 5 वैल्यू आप लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल में, जैसे 0 डिग्री की बात करके चलूं, कॉस में 1 ये होता है √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ये कॉस की कुछ अगर एंगल्स 30 डिग्री आता है तो आप ये वैल्यू पुट करोगे, 45 डिग्री आता है तो ये पुट करेंगे, 60 आता है ये पुट करेंगे, 90 आता है ये पुट करेंगे। इस टाइप का है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लगा दिया मैंने? 10 न्यूटन, ठीक है, और वो उसका डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो गया मान लीजिए 20 मीटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, और वो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पर वो चढ़ रहा है। एक ऑब्जेक्ट था, इतनी वैल्यूज आपको दी, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब अप्लाई कैसे करेंगे? एफ की वैल्यू 10, एस की वैल्यू 20, कॉस 60 दिमाग में होना चाहिए, 1/2 वैल्यू होती है, 2 से ये 10 टाइम, यानी कि 10 × 10 आपकी वैल्यू है, यानी कि 100 जूल आपका आंसर होगा। ये वैल्यूज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, 10th में आके बिल्कुल अपने आप याद हो जाती, क्योंकि वहां टिग्नोमेट्री पूरा एक चैप्टर है। क्लियर है एवरीवन? चलिए इसके बाद बात करके चलते हैं इसी की कंडीशन में को थर्ड आइडेंटिटी और लिख दूं। तीसरा वर्क आपका आया W = F(s) cos थीटा। अब इन 3 में देख के चलते हैं, वर्क किस कंडीशन पर मिनिमम होगा। अगर मैं इसको लेके चलूं तो मैंने अभी देखा था cos 0 की वैल्यू क्या थी? 1, और cos 90 की वैल्यू क्या थी? 0। अभी आपको लिखाया था, आपने नोट किया होगा, उसमें देखिए मिनिमम या 0 की कंडीशन आती है तो cos की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री।
यानी कि मान लीजिए आपके सामने, मेरे सामने दीवार खड़ी हुई है ना, ये ज़मीन से 90 डिग्री एंगल पे ही तो खड़ी होगी। अब कोई ऑब्जेक्ट में ऐसे कितना भी फोर्स लगा लूँ, डिस्प्लेस तो होनी नहीं, ऊपर तो चढ़ नहीं जाएगा। यानी W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 अगर लगा दिया जाए तो एफ और एस की कितनी भी वैल्यू हो, कॉस 90 की वैल्यू 0, आपका वर्क 0 हो जाएगा। यानी किस कंडीशन पर आपका वर्क 0 होगा? एक कंडीशन और निकल के आती है, अगर एंगल कॉस 90 है तो, यानी कि एंगल 90 डिग्री का है तो आपका वर्क 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम किस कंडीशन पे होगा। मैक्सिमम बेटा 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, 1 थी, यानी कि एंगल वर्क फोर्स भी आपका ऐसे, ये भी ऐसे, तो दोनों के बीच में कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा, यानी कि एंगल 0। जब आपका एंगल 0 होगा तो फोर्स आपका कितना भी हो, वर्क आपका कितना भी हो रहा हो, एंगल 0 की वैल्यू 1 होती है। उस कंडीशन पे आपका मैक्सिमम वर्क निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो वर्क 0 आएगा, और मैक्सिमम वर्क की बात करें तो एंगल 0 होना चाहिए। मैक्सिमम वर्क मतलब अगर प्लेन सरफेस है तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा, और मैं सीधे जा रहा हूँ और सामने वाला सरफेस ऐसे खड़ा हो गया 90 डिग्री के एंगल पे, तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। जैसे दीवार 90 डिग्री एंगल पे खड़ी हुई है, मैं कितना भी दीवार में धक्का ले लूँ, मेरी मूवमेंट हो ही नहीं रहा, मेरा मोशन ही नहीं कर पा रहा, मेरा डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वर्क 0 आएगा। इसके बाद बात करके चलते हैं बेटा, तो एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया इसमें, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। पहला पॉजिटिव की बात करके चलते हैं। पॉजिटिव वर्क बेटा उसी कंडीशन पे होता है कि आप फोर्स जिस साइड लगा रहे हो, आपका बॉडी ऑब्जेक्ट भी उसी साइड मूव कर जाए। जैसे जाहिर सी बात है, मैं कोई टेबल है उसे खिसकाना चाहता हूँ, मैं ये एक आपका ब्लॉक है जमीन पे रखा हुआ है, मैं फोर्स इस साइड लगा रहा हूँ और इत्तेफाक से ये इधर ही खिसक रहा है, वैसे भी इधर ही खिसकता है, फोर्स इस साइड लगाऊँ और ये खिसके भी इस साइड, तो मेरा होगा पॉजिटिव वर्क। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स और डिस्टेंस आपका सेम डायरेक्शन में होगा तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। सेकंड बात करके चलते हैं, नेगेटिव वर्क। जब आपका फोर्स एंड डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपका वर्क नेगेटिव होता है। जैसे मान के चलिए आपने तो धक्का देके किसी चीज़ को छोड़ दिया, मैंने बॉल छोड़ दी, वो बॉल चलती जा रही है, बॉल ऐसे इस शेप में लुढ़कती लुढ़कती आगे जा रही, तो फ्रिक्शन इस पर इधर काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो वर्क फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो नेगेटिव होगी, आपकी बॉल धीरे 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 रुक जाएगी, यानी कि वर्क आएगा नेगेटिव वर्क। क्लियर? यानी फोर्स इस तरफ लगा था, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इधर देने लगे, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, नेगेटिव वर्क। क्लियर? थर्ड बात करके चलते हैं, 0 वर्क। 0 की कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, पहले वाले में बताई, या तो फोर्स 0 हो जाए, डिस्प्लेस कितना भी हो रहा हो, मैं कितना भी धक्का लगाऊं इसे, मेरा फोर्स है, फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दिया लेकिन डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो 0 होगा। या एंगल 90 आ जाए, या तो डिस्प्लेस ना हो, डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस 0 हो, या एंगल 90 डिग्री आ रहा हो, दोनों कंडीशन में वर्क आपका 0 होगा। तो यहां तक आकर के हमने देखा कि वर्क और एनर्जी जो चैप्टर था उसका वर्क वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो होप सो ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो इसका आएगा वो आएगा 9th का ही, एनर्जी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ वर्क पढ़ा, एनर्जी तो रह गया ना, उसके भी कई पार्ट्स हैं, सारे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।